आओ तुम क्यों खड़े हो बाहर खुद में सिमटे हुए। बाहर औसारे में ठंडे जल की सुराही रखी है, अपने माथे की गर्मी धो लेना। बगीचे में कोयल बैठी है, कुहू कुहू की ध्वनि में टेर रही है तुमको, उससे थोड़ी मिठास ले आना। जगत किशोर बर्थवाल का आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक नई विधा की तरफ लिए चलता हूँ, साहित्य की तरफ। आपने मेरे साथ बहुत सारी जगहों की सैर करी, बहुत सारे मंदिरों की कहानियां आपने देखी, बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर मैं आपको लेके चला हूं। आज मैं आपको कविता की तरफ लेके जा रहा हूं। जी हाँ, बाल्यकाल से ही जिन्होंने अपने मन के उद्गार शायद किसी से कहे नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सफेद पन्नों को अपना साथी बनाया। उन पन्नों पर वो सब कुछ लिखा जो मन में आता था। सिर्फ दिक्कत यह थी कि वो पन्ने कभी बाहर नहीं आ पाए, कोई और उनको पढ़ नहीं पाया। इस बात को एक लंबा वक्त बीता, लेकिन आज वो पन्ने दुनिया के सामने चमचमाते हुए बाहर निकले हैं, कविता संग्रह के रूप में। मेरे साथ हैं पौड़ी की कवियत्री श्रीमती रंजना काला। सर्द की धुंध, दर्द की धुंध, वेदनाओं की धुंध, संवेदनाओं की धुंध, हर तरफ धुंध ही धुंध। जानती हूँ कि हर धुंध के पीछे ही उजाले हैं, मगर नियति में है विलंब इतने, न जाने कब समय अपना अंतिम हस्ताक्षर कर दे और मैं धुंध की असीमित दूरियों को पार करने में असमर्थ हो जाऊं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पुस्तक का नाम शाल बनी रखा है, इसका मतलब क्या है? सर, शाल का मतलब होता है शाल के पेड़, और बनी का मतलब होता है बन। बन मतलब जंगल, तो शाल का जंगल। मेरा बचपन शालबनी के इर्द गिर्द बीता है और मेरे घर के करीब ही शालबनी थी। तो शुरू से ही जितने भी हमारे बचपन के खेल थे और जितनी भी मतलब हमारी एक्टिविटी जितनी भी थी वो सारी इसी के इर्द गिर्द थी। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले प्रेरित किया इस नाम ने कि मैं अपनी कविता संग्रह का नाम शालबनी रखूं। बेटियां यदि ब्याह दी जाएं सूखे कुएं से भी उम्मीद नहीं छोड़ती, बिता देती हैं कई बरस पानी की आस में। बेटियां माथे की शिकन से ही पहचान जाती हैं बूढ़े पिता की बेबसी, रत्ती भर दुआओं से ही भर लेती हैं अपनी खाली झोलियां। शालबनी में आपने कौन कौन से रंग पिरोए हैं? सर, शालबनी में विभिन्न प्रकार के पेड़ थे और उसके नीचे जमीन में, शाल के जमीन के नीचे एक कवक पाए जाते थे जिसको हम कटरवा बोलते थे। तो मैंने अपनी पहली कविता शालबनी में उसका जिक्र किया है। और इसके अलावा सागौन के पेड़ थे, उसमें हम बचपन में जब हम बहुत छोटे थे सारे भाई बहन उधर जाकर अपने हाथों को रंगते थे और मतलब एक तरह से ये कहिए कि मेहंदी लगाते थे हम हाथों में। आपने शालबनी में अपने बचपने को याद किया है, कब से दिख रही हैं कविताएं? सर, मैं बहुत छोटी थी, करीब 7-8 में पढ़ती थी, तो पहली मैंने बहुत छोटी कविता लिखी थी उस टाइम। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेरा घर का माहौल थोड़ा पढ़ाई लिखाई का था, मेरे पिताजी बहुत शायरियों की किताबों का कलेक्शन था घर में बहुत, और कादम्बनी और नवनीत, उस टाइम जो भी किताबें चलती थी तो बहुत किताबों का संग्रह था घर में। तो वही हम गर्मी की छुट्टियों में किताबें पढ़ते रहते थे ना। तो उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे थोड़ा लिखना चाहिए। कच्ची पक्की बेरियों में, मीठे शहतूत की ढेरियों में, खुरदरे सपाट रास्तों में, तारे टटोलती रातों में एक लड़की ने छुपाया बचपन। पोखर के खारे पानी में, सरसों की कच्ची धानी में, पाकड़ की ठंडी छाँव में, फुदकती गिलहरियों के गांव में एक लड़की ने छिपाया बचपन। पहली कविता किसको सुनाई थी? पहली
पहली कविता तो मैंने अपने फादर को सुनाई थी, और पर याद नहीं है कि वो कौन सी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तब पिताजी ने क्या कहा था? पिताजी को वो कविता समझ में नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि बिना लय ताल छंद की कविता है, उसमें तुकबंदी वाली कविता नहीं थी, सिंपल कविता थी, तो उनको समझ में नहीं आई एक तरह से। अब तक लगभग कितनी कविताएं लिख चुकी हैं? सर मैंने लिखी तो काफ़ी है, लेकिन मैं उनका कलेक्शन नहीं कर पाई, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा नहीं था कि मैं लिखती थी, बस किसी भी डायरी में लिख दी, किसी भी पन्ने में लिख दी, और इस तरह से कविताओं का कलेक्शन नहीं किया मैंने। तो जब थोड़ा होश संभाला कि नहीं, मेरी कविता छपी थी कादम्बरी में, क्योंकि मैंने भेजी तो काफ़ी थी, लेकिन एक कविता छपी थी बूंद। तो उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आई, तब मैंने अपनी कविताओं का कलेक्शन करना शुरू किया। बूंद बूंद सा अस्तित्व मेरा, न जाने कब कहाँ खो जाऊं, या उड़ चलूं हवाओं के संग किसी भी दिशा में, गिर पड़ूं जमी पर कहीं, या सूर्य की तपन में हो जाऊं विलीन। जागती आंखों का स्वप्न हूँ शायद, न जाने कब टूट कर बिखर जाऊं, या गुम हो जाऊं बादलों में कहीं। रंजना जी, किताब आने में कितने वर्ष लगे? सर जब मैंने कलेक्शन करना शुरू किया, उसके 4-5 साल बाद आई किताब, क्योंकि कई तरह की घर की अपनी जिम्मेदारियां, बच्चों का लालन पालन, कई चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं ध्यान नहीं दे पाई किताब। और फिर मेरे को पहले ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपनी संग्रह प्रकाशित करना ही करना है। जब मेरे मन में, जब थोड़ा मैं फेसबुक में डालती थी अपनी कविताएं, थोड़ा इधर उधर जब पत्र पत्रिका में डाली, तो मुझे रिस्पांस आने लगे, मतलब प्रतिक्रियाएं होने लगी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना संग्रह प्रकाशित करवाना चाहिए। जब आप अपने हस्बैंड को अपनी कविता दिखाती थी, वो क्या कहते थे? सुनते थे ध्यान से या? बहुत ध्यान से सुनते थे। उनको भी पसंद है, ये कविता लिख नहीं पाते भले ही, लेकिन उनको सुनना बहुत पसंद है कविता। कविता लिख नहीं पाते, लेकिन जब कविता लिखने वाली घर में हो तो क्या दिक्कत? हाँ जी। कभी उन्होंने जब तारीफ के शब्द की कहे हों तो क्या रहे होंगे वो शब्द? क्या कुछ याद है? पहले तो शुरू में तो आलोचना ही करते थे वो, कि गलतियां निकालते थे मेरी। तो उससे एक फायदा ये हुआ मुझे कि मेरी कविता में काफी सुधार हुआ। क्योंकि अगर कोई आलोचना करने वाला होता है तो इंसान ज्यादा फोकस करता है लिखने में, तो उससे मुझे फायदा ही हुआ है। इस पौड़ी शहर में रहकर आपको क्या वाकई लिखने का मन और ज्यादा होता है, या पौड़ी से बाहर जाके कविता की रचना करने में मजा आता है? नहीं सर, मुझे तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मुझे पौड़ी शहर तो मेरे खून में बसा हुआ है, ये कहना चाहिए। क्योंकि मैंने जितने भी, शायद बाहर की रहने वाली हूँ मैं, प्लेन्स की, लेकिन जब मेरी विवाह हुआ पौड़ी में, उसके बाद मुझे यहाँ की प्रकृति, यहाँ का मौसम, सारी चीज़ें, वो उसने मुझे कभी जाने नहीं दिया कहीं भी। मुझे पौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए जो है, मतलब यहाँ का मौसम, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वृक्ष, पहाड़, ये सब प्रेरित करते रहे मुझे लिखने के लिए। क्या शालबनी में पौड़ी को जगह मिल पाई? सर इसमें तो शालबनी में तो अभी पौड़ी का ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अगले कविता संग्रह में जरूर होगा पौड़ी का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दूसरा मेरा एक कथा संग्रह आ रहा है, और उसका नाम है बुरां सभी भी खिलते हैं। तो वो एक लव स्टोरी है, और वो जल्दी उसमें पौड़ी का उसमें काफ़ी वर्णन होगा। क्या आपकी कविताओं में खंड के कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं क्या? जी सर, एक अंकिता कांड पर एक कविता लिखी थी मैंने, अंतिम गुहार जी। तो कुछ लाइनें। हाँ जी। जब मैं निकली थी घर से, तूने ऊंच नीच समझाई थी, आत्मसम्मान और इज्जत की गठरी मुझे पकड़ाई थी। आंखों में कुलबुलाते सपने थे, पर जीवन में बहुत निराशा थी। पिता का बोझ कुछ कम कर पाऊं, मन में ये अभिलाषा थी। सोचा था इस दिवाली पर
जब भी मैं घर आऊंगी, कई साल के सूने आंगन में खुशियों के दीप जलाऊंगी। जो चाहो वो कहाँ होता है, दुनिया साजिश और धोखा है। समझौता कर लो तो सब खुश हैं, विरोध करो तो इल्जाम बहुत हैं। पर माँ, मैंने आखिरी दम तक तेरे संस्कारों की लाज रखी। मुझे माफ कर देना, तू घर आने का वादा निभा न सकी। हर इच्छा रह गई अधूरी, हैवानों की जीत हुई। अरमान जलकर खाक हुए, फिर एक बेटी पराजित हुई। मैं तो माँ मिट्टी बन गई, पर तेरी मुहिम अधूरी है। हिम्मत मत हारना तू, बस कुछ कदमों की दूरी है। अंतिम गुहार यही है मेरी, हर पीड़िता को इंसाफ मिले। खोल में छुपे भेड़ियों को मृत्यु सा आघात मिले।